गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और लंबे समय से लगभग 1 वीक से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला है क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मौसम का फ्लक्चुएशन और कुछ मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसके लिए सॉरी। और मैंने कुछ फुटेज भी आपके लिए इकट्ठे किए हैं और ये मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी पंचायत राज विभाग में कार्यरत हैं गया में। ये जो आप देख रहे हैं इनको मैं आगे फ्लैश करता हूँ। ये मेरी स्टूडेंट हैं जो अल्पसंख्यक विकास पदाधिकारी है और इनकी खासियत ये थी कि इनकी ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी और कोई अदर स्टूडेंट ज्योग्राफी का टेस्ट देने के लिए नहीं आता था, ये अकेले टेस्ट देती थी। और इनका सिर्फ ये करना था कि मैम, क्योंकि ये जिन्हें आप देख रही हैं ये रूबी मैम है, ज्योग्राफी की फैकल्टी में यहाँ पे, और इनसे कहा जाता कि आप सिर्फ चेक कर दीजिए और क्या नंबर आप देती हैं वो नंबर दीजिए और क्या इसमें सुझाव देना है उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए सफलता के लिए यह जरूरी होता है कि हम कितना कदम आगे बढ़ाते हैं। आप जब कदम आगे बढ़ाएंगे तभी आपके साथ दूसरे कदम आगे बढ़ाएंगे और जब आप सफल हो जाएंगे तो कदम आगे बढ़ाने वाले भी आपके नाम लेंगे। और अगर आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आप ही सोए रह जाएंगे, तो फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। ओके, वेलकम बैक। मैंने पॉलिटी का चैप्टर शुरू किया था और उसमें बताया था कि मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बताऊंगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जब बताऊंगा तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री होगा, यानी आप मॉडर्न को भी पढ़ रहे हैं और इधर से आप कंपनी को भी पढ़ रहे हैं, यानी ब्रिटिश प्रशासन, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ रहे हैं। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ अन्य बातों को जानना पड़ेगा और अन्य बातों को जानने के लिए आपको बैक आना पड़ेगा और बैक ही नहीं, काफी बैक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं भी आपको काफी बैक ले जा रहा हूं जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं आपको यहां ले आता हूं और मैं जिस चैप्टर को देख रहा हूं वो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी संवैधानिक विकास। यह है संवैधानिक विकास।
ओके। सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर में 1773 का एक्ट पास क्यों हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आखिर में ऐसी बात क्यों हुई कि कंपनी भारत में आई, और आखिर में ऐसी बातें क्यों हुई कि लंबे समय से भारत में रन कर रही सारी प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, और इसके बाद भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। आज आप देखेंगे कि भारत में आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं क्या, इंटेग्रिटी शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, यानी यूनिटी तो थी ही मेरे यहाँ, लेकिन इसके साथ इंटेग्रिटी शब्द को भी जोड़ दिया गया, यानी बंधुता शब्द को जोड़ दिया गया। ओके, तो आज आप देखते हैं कि बंधुता शब्द, और बिना बंधुत्व के एकता आ नहीं सकते, यूनिटी आएगी नहीं। इसलिए आप प्रस्तावना में देखते हैं कि इंटेग्रिटी शब्द और इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा गया, बंधुता शब्द को जोड़ा गया कब, 42 अमेंडमेंट संशोधन 42वां संशोधन से, यानी 1976 से। तो आज क्या आपकी यहां बंधुता नजर आ रही है? आज आप डिफरेंट टाइप से देख रहे हैं, रिलीजियस फ्रिक्शन आप देख रहे हैं, भाषाई फ्रिक्शन देख रहे हैं, क्षेत्रीय फ्रिक्शन देख रहे हैं। अगर आज कह दिया जाए कि भारत में हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी और हिंदी ही राजभाषा होगी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर है, ठीक है। इसलिए ये आप खोज कर रखेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, और दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जनरली आप जब इंटरव्यू में जाते हैं या फिर आपका हिंदी का एग्जाम होता है, जनरल हिंदी का, जिसमें क्वालिफाई होना पड़ता है, ये सभी टर्म उसमें रहते हैं। इसलिए आप खोज कर रखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या क्या अंतर है। ओके, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि हमारे देश में बंधुता की बहुत दिक्कत है, क्योंकि जहां वन लैंग्वेज नहीं है वहां यूनिटी नहीं हो सकती है। इसीलिए आप देखते हैं क्या, यूनिटी में डाइवर्सिटी, कहने के लिए यूनिटी है। अदर कंट्री में आप देखिए कि जहां कहीं भी है वहां वन लैंग्वेज है। और आप मान लीजिए कि एक बार मैं बता रहा हूं, और मैंने एक बार ड्रामा भी खेला था, और उस ड्रामे में मैंने देखा था कि माँ अपने एक बच्चे को, कभी कभी देखिएगा कि ड्रामे में कमेंट्री भी होती है और सीन काफी रोचक होता है। तो एक माँ ने अपने बच्चे को इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। वह बच्चा काफी अच्छा से वेल क्वालिफाइड होकर आया, और अब वह हिंदी भूल चुका, अपनी मातृभाषा को वह भूल चुका है, और जिसके साथ भी बात करता है इंग्लिश में ही बात करता है। अब आप बताइए कि आप इंग्लैंड से पढ़कर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं और वहां पर अपने गांव वासियों से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपसे कौन बात करेगा? लेकिन आप इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजी सीखकर जब अपने भोजपुर के क्षेत्र में आते हैं और वहां के लोगों से भोजपुरी में बात करते हैं, तो आपसे काफी लोग इंटरेक्ट होते हैं। यही इंटेग्रिटी है, यानी आपस में जुड़ाव का जो तरीका है। आपस में जुड़ाव कैसे हो सकता है? जब हम अपनी बातें अपनी भाषा के माध्यम से अपने लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। आज देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर क्यों हो गए? जहां कहीं भी जाते हैं हिंदी में भाषण देते हैं। आप यह समझ लीजिए कि आप दिल्ली गए हैं और एक रिक्शा वाले के साथ आप संवाद कर रहे हैं, रिक्शा पर बैठे हुए हैं, और आप रिक्शा वाले से बात करते हैं, तो रिक्शा वाला सीधे कहेगा मैं आया था, मैं गया था, लेकिन उसके घर से फोन आ गया, गोर लागत नहीं भाई,
आप तुरंत पूछ बैठते हैं कौन डिस्ट्रिक्ट से, किस गांव से। अब आप एक बिहारी हो गए दिल्ली में जाकर, और उसी तरह यहां से कोई इंडियन गया हुआ है लंबे समय तक ब्रिटेन में रहा, अमेरिका में रहा। आपके प्रधानमंत्री जब वहां जाकर उससे हिंदी में बात करते हैं तो कहां से, तो भारत से। ये इंटेग्रिटी है। ओके, इसलिए एक माँ ने अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, और जब वो पढ़ कर आया तो सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा है। अब उसे फीवर आ गया, और फीवर आने के बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या, कैसे लग रहा तुमको। अब बेटा कह रहा वाटर वाटर। माँ समझ नहीं पा रही थी, और वाटर वाटर करते बेटा का जान चला गया। इसलिए डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर ने उसकी माँ से पूछा कि बच्चा कुछ बोल भी रहा था। बोला हाँ डॉक्टर बाबू वाटर वाटर बोल रहा था। डॉक्टर गर्म हो गया, अरे तो पानी मांग रहा था। लेकिन माँ को क्या पता कि वो पानी मांग रहा था। इसलिए उसकी माँ रोना शुरू कर दी कि वाटर वाटर करके मर गया रे बेटा, फिर भी नहीं मांगा पानी। और यही है हमारे हिंदुस्तान की कहानी। ठीक है, इसलिए अदर कंट्री में वन लैंग्वेज है। एक कंट्री में आपको बता रहा हूं, और यह कंट्री है टर्की। और यह कंट्री जब आजाद हुआ तो इसके फर्स्ट शासक बने कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। इसने आधी रात में अनाउंस किया कि कल सुबह से तुर्की में सिर्फ और सिर्फ टर्की लैंग्वेज चलेगी। और सुबह होते होते सारे जितने भी ऑफिस थे, सारे ऑफिस में तुर्की में बात होनी शुरू हो गई। इसलिए टर्की में यूनिटी मिलेगा उसको, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आखिर में 1773 का एक्ट क्यों बनाना पड़ेगा, क्यों मेरे पास कंपनी आ गई, क्यों कंपनी ने लंबे वक्त तक शासन किया, क्यों आखिर में मेरे यहां दिल्ली सल्तनत आ गई, क्यों मुगल आ गई। और इसकी जड़ में एक घटना है जो हम देखते हैं कब का, तो यह घटना है पोस्ट मौर्य दौर की। और पोस्ट मौर्य दौर में एक डायनेस्टी आई जिसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी है, तो सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश संस्थापक कौन है, सातवाहन वंश के संस्थापक खोज के रखिए, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश ने भारत में जन्म दिया सामंतवाद। सातवाहन ने भारत में जन्म दिया किसको, सामंतवाद को। ठीक है, अब बात है कि सामंत आखिर में होता क्या है भाई। तो यह सामंत है कि आप मान लीजिए यह है सामंत, सातवाहनों की राजधानी कौन सी, प्रतिष्ठान, या इसी को कहते हैं पैठन। और इसके यहां कई राज्य हैं। हर एक राज्य का ऑफिसर है, और ऑफिसर यहां टैक्स दे रहा है।
ठीक है, टैक्स दे रहा है। लेकिन यह टैक्स कब तक देगा? जब तक शासक मजबूत है, यानी केंद्र मजबूत है, तब तक तो यह भेजेगा। और जिस दिन केंद्र मजबूत नहीं होगा उस दिन यह टैक्स में कटौती करना शुरू कर देगा। सातवाहनों ने पहला प्रयोग किया कि कुछ ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया गया। इसलिए 11th 12th क्लास की जो फर्स्ट वॉल्यूम की हिस्ट्री है, अभी वाली नई वाली, उसमें आप देखेंगे कि सातवाहनों ने जो क्षेत्र दिया था, सिर्फ क्षेत्र ही नहीं दिया बल्कि लेख लिखवाया कि मैं जिस व्यक्ति को यह क्षेत्र दे रहा हूं उसको पूरी अथॉरिटी दे रहा हूं, पूरा अधिकार दे रहा हूं, और यहां पर रहने वाले व्यक्ति अगर इसके आदेशों का पालन नहीं करता है तो सेंटर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। धीरे धीरे सातवाहनों ने क्या किया कि अपने अधिकारियों को, जो आगे आप देखते हैं मुगल काल में देखते हैं, सल्तनत काल में देखते हैं, वेतन जागीर यह भी देना शुरू कर दिया। यानी एक अधिकारी को पूछा गया, कहा गया, तय किया गया कि यहां से कितना इनकम, तो यहां से 5 लाख। ठीक है, शासक ने कहा कि आपको वहां पूरा का पूरा प्रशासनिक खर्च चलाने में कितना खर्च, 2.5 लाख। इसने कहा 2.5 लाख यहाँ भेजिए। यह लंबे समय तक अधिकारी यहाँ पर रह गया। अब यह 5 लाख नहीं बल्कि यह यहाँ से वसूल ले रहा 2 लाख प्लस 7 लाख, लेकिन सेंटर को तो हिसाब दिया जा रहा है इतना ही का ना। इसी तरह अलग अलग राज्यों ने भी करना शुरू किया। शासक निश्चिंत हो गया क्योंकि इसका दोनों काम हो रहा है, सेना भी इसके पास है, इसके पास भी है, रेवेन्यू भी इसको आ ही रही है। लेकिन शासक ने कभी यह जहमत नहीं उठाई कि यह जाकर देखे कि जितना 2,50,000 का हम जो खर्च कर रहे हैं, सेना इसके पास अच्छी है या नहीं। अब इसने घोटाला करना शुरू कर दिया, और इस घोटाले में इसने क्या किया कि अगर सेना रखना था इसको 10,000 तो इसने सेना रखा 2,000, सेना रखा 2,000। अब कभी अगर शासक जाता है देखने के लिए तो 8,000 सेना को इसने भाड़े पर ले लिया, वर्दी पहना दिया, तुरंत दिखा दिया, और जो भी सेना वर्दी पहनने के लिए आई थी उसका दिन भर का 500 रुपया खर्च दे दिया, आराम से बस शाम को चला गया। अब बताइए कि जब युद्ध के मैदान में राजा कहेगा कि तुम सेना भेजो, तुम सेना भेजो, तो वहां पर लड़ने वाली सेना मात्र 2,000 रहेगी, और वह भी सेना क्या पूरी देशभक्ति के साथ नहीं लड़ेगी, क्योंकि यह जो क्षेत्र का प्रशासक है, जब इसकी देशभक्ति इसके प्रति नहीं है तो फिर इसकी देशभक्ति क्यों इसके प्रति होगी। अब इसकी स्थिति मजबूत हुई और इसकी स्थिति कमजोर हुई। बगल का राज्य है और बगल के राज्य ने भी इसके साथ समझौता कर दिया, और इसने कहा कि तुमको कितना बड़ा क्षेत्र दिया गया, इतना बड़ा, मैं तुमको अगर इसका भी क्षेत्र दे दूं तो तुम मुझे सपोर्ट करो। इसने कहा ओके। इसलिए यह राजा इसके साथ जब युद्ध के मैदान में जा रहा है तो यह चुपचाप बैठ गया, यह जीत गया, और इसने जीतने के बाद इस क्षेत्र के सामंत को, इस क्षेत्र के अधिकारी को इतना बड़ा क्षेत्र दे दिया। अब यह धीरे धीरे बन गया कौन, लैंड लॉर्ड बन गया। इसी को कहते हैं सामंत। ठीक है, अब धीरे धीरे यह इतना मजबूत हो गया कि कल के डेट में इसका क्षेत्र छोटा हो गया, इस शासक का क्षेत्र अब छोटा होगा और इसका क्षेत्र बड़ा होगा, यह भी राजा होगा और यह भी राजा होगा। कल के डेट में अब यह भी अपने सामंत को रखेगा और इसका भी सामंत अलग होगा, और जो काम इसने किया है वही काम यह करेगा, यह भी राजा होगा। ठीक है, इसलिए सातवाहनों ने भारत में एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवाई। इसी सामंतवाद ने दिल्ली सल्तनत का पतन भी करवाया, इसी सामंतवाद ने मुगल को लाया, और इसी सामंतवाद ने मुगल का पतन भी करा दिया, और इसी सामंतवाद ने भारत में अंग्रेजी शासनिक व्यवस्था भी लाया,
और यही सामंतवाद आज भी रन कर रही है और उसी सामंतवादी मानसिकता का शिकार आज भी हम लोग हो रहे हैं। ओके, इसलिए एक तो यह बात कि सामंतवाद और इस सामंतवाद का दुष्परिणाम भारत में काफी देखने को मिला। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि क्या है मैप में। ये है टर्की, यहां पर है टर्की। आप टर्की को खोजेंगे, कौन से सागर के किनारे टर्की है। ओके, ये टर्की, और यहां पर इसके अधीन एक थी दुनिया, जिसको कंस्टेंटाइन कहा जाता है। और इस दुनिया का पतन हो गया 1453 ईस्वी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन पोल, ईयर 1453। इस समय यानी मध्यकाल में जब यहाँ पर तुर्की शासन चल रहा है, कस्तुंतुनिया ऐसा जगह है जहां एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया के तमाम ग्रंथ वहां पर हैं। यहाँ के भी ग्रंथ हैं, यहाँ के भी ग्रंथ हैं, इन क्षेत्रों के भी ग्रंथ हैं, इन क्षेत्रों के भी ग्रंथ हैं, इन क्षेत्रों से भी अगर कुछ आ रहा तो वह भी आ रहा है। यानी ऐसा एक जगह है जहां पर दुनिया के सभी देशों के धर्म और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है। ओके, और इस समय यूरोप जी रहा है किसमें, तो यूरोप जी रहा है इसमें डार्क एज में, अंधकार युग में। और जब कस्तुंतुनिया का पतन हो गया तो यहां से ढेर सारे व्यक्ति भागकर चले गए इन क्षेत्रों में, यानी यूरोप के क्षेत्रों में चले गए। और यूरोप के क्षेत्रों में जाने के बाद इन लोगों ने देखा कि यूरोप में धर्म का इतना महत्व हो गया है कि लोग यहाँ पर बाइबल का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर रहे हैं, लोग चित्रकारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों भाई, तो ईसा मसीह नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ईसाई धर्म का यह फरमान है। इसलिए जो पोप ने कह दिया बस वही बातें चलेगी। इसलिए इन सभी ने कहा कि क्या बात करते हो यार, हमारे यहाँ तो तुर्की में ऐसा था, कस्तुंतुनिया में ऐसा था कि हम लोग किसी शासक के खिलाफ अगर कोई पिक्चर बना देते थे या उसके खिलाफ कोई अगर कमेंट करते थे तो अगर अच्छा कमेंट है तो पुरस्कार मिलता था मुझे, और तुम लोग कैसे डार्क एज में जी रहे हो। यहाँ तक कि समुद्री यात्रा पर बैन है, और धर्म की इतनी जकड़ हो गई थी कि कोई भी व्यापारी समुद्री यात्रा तक करने से घबराता था। राजा मैक्सिमम टैक्स नहीं वसूल कर सकता था, व्यापार डेवलप नहीं हो रहा था। और जब कस्तुंतुनिया के लोग यूरोप पहुंचे तो यूरोप में क्रांति ला दिया, और वहां पर धीरे धीरे लोगों ने ईसाई का बाइबल का अनुवाद भी करना शुरू कर दिया। रोम के पोप के गिरजाघर पे छत पेंटिंग भी करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि मोनालिसा की पेंटिंग भी बन गई, जिसकी मुस्कुराहट का राज आज भी लोग खोजते खोजते थक जाता है। आप अपने गली मोहल्ले के मोनालिसा की मुस्कुराहट तो तुरंत खोज लेते हैं, लेकिन यह मोनालिसा के मुस्कुराहट की राज आज भी खोजा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब धीरे धीरे जब यूरोप में पुस्तकों का अनुवाद शुरू हो गया तो यह एक नए व्यवसाय के रूप में उभरना शुरू हो गया। अब क्या करेगा कि लोग उसका अनुवाद पहले लिखेगा, लिखने में कितनी दिक्कतें होती है, ग्रंथ को तैयार करने में महीनों दिन लग जाता था। धीरे धीरे प्रेस का विकास होगा, जल्दी जल्दी पुस्तकें बनेगी, अब उसका जिल्द बनेगा, उस पर चित्रकारी बनेगी, और धीरे धीरे पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। जिसने क्या किया, तो एक व्यवसाय को ला दिया। अब धीरे धीरे ब्रिटेन में यानी यूनाइटेड किंगडम में
क्या होगा? तो यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूनाइटेड किंगडम कहां? यह हो गया यूनाइटेड किंगडम। और इस यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच, ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और यह है फ्रांस, इसके बीच का जो आप गैपिंग देख रहे हैं, यह गैपिंग क्या है? तो यह जो गैपिंग है इसी को कहते हैं क्या? इंग्लिश चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश चैनल। इसलिए बहुत बार आप सुनेंगे कि यहां से कोई तैराक इंग्लिश चैनल को पार किया और सबसे कम समय में पार किया। ओके, इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड को कौन जोड़ती है? इंग्लिश चैनल। इसलिए अब धीरे धीरे वहां पर धर्म का वर्चस्व कम होगा और अब लोग क्या करेंगे? अब लोग उतरेंगे कहां? समुद्री यात्रा में उतरेंगे और शासक भी अनुमति देंगे कि हाँ आप समुद्री यात्रा कीजिए, क्योंकि जब समुद्री यात्रा करेगा लोग लंबे लंबे जगह पर जाएंगे, नए नए आइलैंड की खोज करेंगे, नई नई कॉलोनियां बनेगी, सरकार के पास टैक्स आएगा मैक्सिमम। धीरे धीरे इंग्लैंड में क्या हो गई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अच्छा ये बताइए, दुनिया में वह पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति हुई थी, ब्रिटेन। ठीक है, अब जब ब्रिटेन में सामान का इतना उत्पादन हो रहा है तो सामान बिकेगा कहां? उसके लिए तो मार्केट चाहिए ना। इसलिए जब व्यापारी निकलेगा यहाँ से तो नए नए क्षेत्रों की खोज करेगा, मार्केट बनाएगा। और आपको मैं बता दूं कि यह जो आप देख रहे हैं नक्शा, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसको ब्रिटिश ने प्रभावित नहीं किया। आपको यह जो ऑस्ट्रेलिया जो दिखाई दे रही है, आप समझ लीजिए कि यहां से ऐसे व्यक्ति जिसको कि कठोर सजा दी जाती थी, ऐसे खूंखार कैदियों को लाकर छोड़ दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। जो आप वर्ल्ड का फर्स्ट लेवल का क्रिकेट टीम है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर में सीन क्या बनी जिसके कारण यह काम हुआ और कंपनी मेरे यहाँ पहुंच गई। एक कंपनी नहीं पहुंची बल्कि कई कई कंपनियां पहुंची और उस कई कंपनी में फर्स्ट में हम लोग देखते हैं पुर्तगाली, दूसरा में हम लोग देखते हैं डच, फिर तीसरा में हम लोग देखते हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी हो गया, फिर डेनिश हो गया, फिर फ्रांसीसी हो गया। ओके, ये सारी कंपनियां आई और लगभग 300 साल तक भारत वर्ष में शासन कर लिया। तो आप समझ लीजिए कि ये छोटा सा यूनाइटेड किंगडम, अब पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम तो उठकर नहीं आ गया होगा भारत। 10,000 लोग आए होंगे, 20,000 लोग आए होंगे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि 10,000 लोगों ने भारत के करोड़ों लोगों पर शासन कर लिया। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जो सामंतवादी मानसिकता मेरे यहाँ थी, उस सामंतवादी मानसिकता ने दिल्ली सल्तनत का पतन करवाया, मुगल सल्तनत को लाया, मुगल सल्तनत का पतन भी करवाया और अंग्रेजों को लाया और इस अंग्रेजों से 300 साल तक लगभग भारत में शासन करवाया। ओके, आज मैं बड़ा वीडियो नहीं बना सकूंगा क्योंकि समय भी कुछ अधिक हो गई है और मैं क्लास लेते लेते कुछ पजल भी हो गया हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।